स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका ओके बायोलॉजी में स्वागत है। बायोलॉजी की नवीनतम वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अपन पढ़ रहे थे जीवन की उत्पत्ति के बारे में। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने जीवन की उत्पत्ति के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत देखे थे कि जिसमें हमने विशिष्ट सृष्टिवाद के बारे में पढ़ा था, हमने पेनस्पर्मिया के बारे में पढ़ा था और अजीवात जीव उत्पादन के बारे में यानी स्वतः जननवाद के बारे में पढ़ा था। आज अपन एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत की चर्चा करने वाले हैं जो जीवन की उत्पत्ति के बारे में बहुत कुछ या बहुत ही महत्वपूर्ण हमें जानकारी देता है, जिसका नाम है ओपेरिन हाल्डेन का सिद्धांत। तो देखिए, रूस के साइंटिस्ट थे ओपेरिन और इंग्लैंड के थे हेल्डेन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक अपना जीवन की उत्पत्ति के बारे में सिद्धांत दिया जिसको अपन ओपेरिन हेल्डेन सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने सीधी सिंपल ये बात बताई है कि जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले जो अजैविक पदार्थ मौजूद थे पृथ्वी पर उनसे हुई है और उनमें भी जो कार्बनिक पदार्थ थे उनसे जीवन सबसे पहले बना है। तो रूस के ओपेरिन और इंग्लैंड के हेल्डेन नामक वैज्ञानिकों ने यह बताया है कि जीवन का पहला स्वरूप, देखिए, यानी जीवन की पहला स्वरूप या पहली संरचना पूर्व विद्यमान यानी इससे पूर्व जो विद्यमान जीवन रहित कार्बनिक अणु थे जैसे आरएनए या प्रोटीन है, इनसे हुआ है या इनसे बना है। तो जीवन का पहला स्वरूप पूर्व विद्यमान जीवन रहित कार्बनिक अणुओं से बना है, या हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि जीवन की उत्पत्ति जो अजैविक पदार्थ है और मुख्यतः जो कार्बनिक पदार्थ है वहां से सर्वप्रथम इसके जीवन की उत्पत्ति हुई है। तथा जीवन की ये जो संरचना बनी है ये रासायनिक विकास के बाद विकसित हुई है। इसका मतलब है पहले रासायनिक विकास हुआ है, उसके बाद में जीवन की उत्पत्ति हुई है और फिर उसके बाद में जैविक विविधता आई है। तो ये रासायनिक विकास क्या है? तो रासायनिक विकास का मतलब है सबसे पहले जो अकार्बनिक यौगिक थे पृथ्वी पर उनसे कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ है और फिर कार्बनिक यौगिक बन गए। तो कार्बनिक यौगिकों से फिर किसका उत्पत्ति हुई है? उसमें जीवन की उत्पत्ति हुई है। तो पहले जो ये कार्बनिक पदार्थ है ये किससे बने हैं? ये कार्बनिक पदार्थों से बने हैं। तो अकार्बनिक पदार्थ जब कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसको हम रासायनिक विकास कहते हैं। अर्थात रासायनिक विकास हुआ है और उसके बाद जीवन का निर्माण हुआ है, जीवन की उत्पत्ति हुई है। तो सबसे पहले हम केमिकल इवोल्यूशन की बात करते हैं कि ये जो रासायनिक विकास हुआ है, जब रासायनिक विकास पूरा हो गया तो उसके बाद में जीवन की उत्पत्ति बहुत सरल हो गई थी और बहुत ज़्यादा संभावना हो गई थी कि पृथ्वी पर जीवन का निर्माण हो सके। ओपेरिन हाल्डेन के इस सिद्धांत को रासायनिक उद्विकास केमिकल थ्योरी भी कहते हैं और जैव रासायनिक उद्विकास या बायोकेमिकल इवोल्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि ये रासायनिक विकास को भी समझाता है और रासायनिक विकास के बाद में जीवन का निर्माण हुआ उसको भी समझाता है। तो ये केमिकल थ्योरी भी है और बायोकेमिकल इवोल्यूशन भी इसको हम कहते हैं। इसका एक नाम और है, इसको हम प्रकृतिवाद भी लिखते हैं। इस सिद्धांत का एक नाम और है प्रकृतिवाद, सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। अब पहले हमने जैसे पढ़ा है कि जीवन की उत्पत्ति होने से पहले पृथ्वी पर रासायनिक विकास हुआ है। रासायनिक विकास पूरा होने के बाद जीवन की उत्पत्ति हुई है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि रासायनिक विकास क्या है। तो रासायनिक विकास के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि रासायनिक विकास किसे कहेंगे कि जब पृथ्वी पर सबसे पहले अकार्बनिक पदार्थ थे, यौगिक थे, और उन अकार्बनिक यौगिकों से जो कार्बनिक यौगिक बने हैं, इस प्रक्रिया को हम रासायनिक विकास या केमिकल इवोल्यूशन कहते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं रासायनिक उद्विकास, जिसको हम केमिकल इवोल्यूशन भी कहते हैं। अब ये कैसे हुआ देखिए। तो आदि पृथ्वी पर हम फटाफट इसको पढ़ गए, आपको बता देते हैं कि आदि पृथ्वी पर एक जो ये आदि पृथ्वी थी यानी जब पृथ्वी बनी थी तो ये एक गर्म गोले की तरह थी, एक प्रज्वलित गैसीय पिंड या उच्च तापमान युक्त थी। ये बहुत गर्म थी जो पुरानी या पृथ्वी का निर्माण हुआ था। तो आदि पृथ्वी एक प्रज्वलित गैसीय पिंड के समान थी। उस समय पृथ्वी पर ज्वालामुखी तूफान बहुत ज्यादा आते थे, बार बार ज्वालामुखी आती रहती थी, लावा निकलता रहता था, गैसें निकलती रहती थी लावा के साथ।
आदि पृथ्वी पर वे सभी तत्व परमाणु अवस्था में मौजूद थे। अब देखिए सारे के सारे जो तत्व हैं वो कहीं न कहीं हमारे पृथ्वी पर उपस्थित थे और ये सारे के सारे जो तत्व थे वो परमाणु अवस्था में मौजूद थे, जो जीवद्रव्य के निर्माण के लिए आवश्यक है। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये जितने भी तत्व थे ये आदि पृथ्वी के पर उपस्थित थे और ये सारे के सारे जो तत्व हैं ये परमाणु अवस्था में मौजूद थे। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये है कि सबसे पहले जो तत्व थे वो परमाणुविक अवस्था में थे। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बात है कि जो ऑक्सीजन है ये मुक्त अवस्था में नहीं थी देखिए। अतः जो वातावरण था वो अपचायक था। अपचायक का मतलब है रिडक्सिंग, रिडक्सिंग था। अब ऑक्सीडाइज नहीं था, रिडक्सिंग था, अपचायक था। क्योंकि जो ऑक्सीजन थी वो अभी वातावरण में मुक्त रूप से नहीं है। ये बहुत बाद में जाके बनेगी जब प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव पैदा होगा। तो ये सब परमाणु अवस्था में थे, ऑक्सीजन थी नहीं, इसलिए वातावरण कैसा था, ये अपचायक था। आदि पृथ्वी के वातावरण में H2 परमाणुओं की संख्या सर्वाधिक थी। देखिए ये एक महत्वपूर्ण बात है, याद रखिएगा। जो पृथ्वी का आदि वातावरण था उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई परमाणु था तो वो हाइड्रोजन परमाणु थे। यहाँ पर अपन इस तरह से लिख सकते हैं, H परमाणुओं की संख्या सर्वाधिक थी। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि कौन सा परमाणु सबसे ज्यादा था आदि पृथ्वी के वातावरण में, तो वो हाइड्रोजन परमाणु। जैसे जैसे पृथ्वी के तापमान में कमी हुई, अब देखिए जैसे जैसे समय बीता तो धीरे धीरे पृथ्वी के तापमान में कमी भी आ रही थी। तो जो स्वतंत्र परमाणु थे उन्होंने आपस में सहयोग करके तत्वों के साथ साथ सरल अकार्बनिक यौगिकों का निर्माण कर लिया। देखिए तो अब जैसे जैसे धीरे धीरे तापमान में कमी आई तो जो परमाणु थे, क्योंकि हम कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में ये परमाणु अवस्था में थे, तो ये जितने भी परमाणु अवस्था वाले तत्व थे इन्होंने एक दूसरे से संयोग किया, संयोग अभिक्रिया की और ये अकार्बनिक यौगिकों में बदल गए, अकार्बनिक यौगिकों का निर्माण कर लिया। क्योंकि आदि वायुमंडल में हम कह रहे हैं कि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है वो सर्वाधिक थी। इन्होंने ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ मिलकर H2O का निर्माण कर लिया। देखिए हाइड्रोजन परमाणु खूब थे तो इन्होंने ऑक्सीजन परमाणु के साथ क्रिया की और H2O बना लिया। देखिए तो अभी ऑक्सीजन इससे नहीं निकलेगी क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट है लेकिन वो संयुक्त अवस्था में है, मुक्त अवस्था में नहीं है। तो पानी का निर्माण तो आदि वायुमंडल में हो चुका था, लेकिन पृथ्वी इतनी गर्म थी कि ये जो पानी बना है ये गैसीय अवस्था या जलवाष्प के रूप में वहां पर मौजूद था। तो फिर धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होगी तो ये पानी भी फिर द्रवावस्था में आ जाएगा। पृथ्वी पर धरातल अत्यधिक गर्म होने के कारण पूरा जल जो वाष्प के रूप में वायुमंडल में मौजूद था। तो देखिए इस तरह से H2 और O2 ने मिलकर जल का निर्माण कर लिया और ये जो पूरा जल था ये वाष्प के रूप में प्रेजेंट था। हाइड्रोजन परमाणु थे, उन्होंने नाइट्रोजन परमाणु के साथ सहयोग करके अमोनिया का निर्माण कर लिया, तो अमोनिया भी बन गई थी। तो ये भी है कार्बनिक यौगिक, ये भी है कार्बनिक यौगिक। तो धीरे धीरे देखिए जो तत् परमाणु है वो सहयोग करके अकार्बनिक यौगिकों का निर्माण कर रहे हैं। तो पहले हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ करके जल बना लिया, फिर हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके अमोनिया बना ली। तो इस तरह से परमाणु धीरे धीरे जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हो रही है परमाणु अकार्बनिक यौगिकों का निर्माण करने में लगे हुए हैं। उसी समय ये हो रहा था कि आदि जो वायुमंडल था पृथ्वी का उसमें नाइट्रोजन उपस्थित थी और कार्बन, नाइट्रोजन व कार्बन ने ज्वालामुखी से फटने से निकलने वाले लावा के तत्वों के साथ मिलकर देखिए जो नाइट्रोजन और कार्बन थी इन्होंने क्या किया, ज्वालामुखी बार बार फट रही थी, ज्वालामुखी खूब आ रही थी, ज्वालामुखी तूफान आ रहे थे, बहुत सारा लावा निकल रहा था, गैसें निकल रही थी। तो उस लावा में जो तत्व थे, क्योंकि लावा में बहुत सारे तत्व निकलते हैं, तो उस तत्वों से मिलकर नाइट्रोजन ने तो बना लिया नाइट्राइड और कार्बन ने बना लिया कार्बाइड। तो ये भी बन रहे थे लगातार। कार्बाइड पर जल वाष्प की क्रिया, क्योंकि पानी वाष्प के रूप में उपस्थित था, तो ये जब कार्बाइड बना तो इसने जल से क्रिया की, वाष्प से क्रिया की और प्रथम कार्बनिक यौगिक यानी मेथेन का निर्माण कर लिया। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है कि इस पृथ्वी पर पहला संभावित जो कार्बनिक यौगिक बन गया है वो है मेथेन CH4। तो यह पहला कार्बनिक यौगिक बन चुका है पृथ्वी पर, जो कि कार्बाइड पर H2O की
क्रिया के कारण बना है। इसी प्रकार जो नाइट्राइड्स बने थे उन्होंने जल वाष्प से क्रिया करके अमोनिया और बना ली। संभवतः कार्बन, नाइट्रोजन और मेथेन के संयोग से, देखिए इन तीनों ने संयोग किया, CnCH4, इन्होंने आपस में संयोग किया और ये बन गया हाइड्रोजन साइनाइड। HCN का भी निर्माण होने लगा, तो HCN भी बन गया। धीरे धीरे जब पृथ्वी का तापमान और कम होता गया, देखिए धीरे धीरे जब पृथ्वी का तापमान कम होते होते 100 डिग्री से कम हुआ, तब जल क्या हुआ, 100 डिग्री से नीचे आ गया, तो जल है वो द्रव अवस्था में आने लगा। देखिए तो जो जल वाष्प थी वो द्रव में बदलने लगी, जिससे बड़े बड़े महासागर या जो समुद्र थे उनका निर्माण हो गया। अब जो जल है वो देखिए महासागर बन रहे थे, समुद्र बन रहे थे, तो जल द्रव अवस्था में आ रहा था। तो इस जल में सरल जो यौगिक थे, जैसे अमोनिया घुल जाता है, मेथेन है, HCN है, ये काफ़ी मात्रा में घुल रहे थे। तो लगातार ये पानी में घुलते जा रहे थे, बनते जा रहे थे, पानी में घुलते जा रहे थे, पानी है वो द्रव अवस्था में आ रहा था। और सरल यौगिकों के परस्पर क्रिया से, जो सरल यौगिक थे, ये भी सरल है, ये अमोनिया, मेथेन और हाइड्रोजन साइनाइड, ये सरल यौगिक है। तो इन्होंने फिर आपस में क्रिया की और इन्होंने आपस में क्रिया करके सरल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कर लिया। देखिए फिर सरल कार्बनिक यौगिक और बन गए। तो पहला कार्बनिक यौगिक तो मेथेन था, मेथेन ने अमोनिया, HCN, इन आपस में क्रिया करके इन्होंने बहुत सारे सरल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कर लिया। और ज़्यादा कार्बनिक यौगिक कौन कौन से, जैसे एथिलीन बन गई, एसिटिलीन बन गई, एल्कोहल बन गया, एल्डिहाइड बन गए, कीटोन्स बन गए, पेंटोज शर्कराएं, हेक्सोज शर्कराएं, अमीनो एसिड्स, वसीय अम्ल बन गए, ग्लिसरॉल बन गए, प्यूरीन बन गए, पिरिमिडीन बन गए। तो इस प्रकार बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होने लगा। तो ये इस अभी सरल कार्बनिक यौगिक बन रहे हैं, देखिए ये सारे। अब धीरे धीरे क्या होगा, इन्हीं सरल जो ये बन रहे हैं, इथाइलिन, एसिटिलीन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, पेंटोज, हेक्सोज, अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल, प्यूरीन, पिरिमिडीन, इन्हीं सरल कार्बनिक यौगिकों से फिर जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ है। तो ये जो सरल कार्बनिक पदार्थ थे, इन्होंने फिर से आपस में क्रिया की और फिर इन्होंने जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कर लिया। देखिए तो उन्होंने जटिल कार्बनिक यौगिक, जैसे अमीनो अम्ल, जब बहुत सारे अमीनो अम्ल मिल जाते हैं तो प्रोटीन बनता है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला प्रोटीन बनती है। इसी तरह से वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल मिल गए तो वसा का निर्माण होने लगा। तो वसा प्रोटीन ये जटिल कार्बनिक यौगिक है। इसी तरह से पेंटोज शर्करा, प्यूरीन, पिरिमिडीन और फॉस्फेट मिल गए तो न्यूक्लिक अम्ल यानी RNA DNA का निर्माण होने लगा। इसी तरह से जो सरल शर्कराएं थी उन्होंने जटिल शर्करा यानी पॉलीसेकेराइड का निर्माण कर लिया। तो वसा, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक अम्ल, DNA, RNA, प्रोटीन, ये धीरे धीरे अब बनने लगे हैं। तो सरल कार्बनिक यौगिक आपस में मिलकर जटिल कार्बनिक यौगिकों में बदल रहे हैं। और ये सब जो सरल जटिल कार्बनिक यौगिक थे, ये लगातार पानी में घुल रहे थे, ये पानी में बनते जा रहे थे और पानी में ही घुलते जा रहे थे। इस प्रकार क्या हुआ, जो आदि महासागरों का जो जल था वो जटिल कार्बनिक पदार्थों का एक मिश्रण बन चुका था, कि खूब सारे इसमें पदार्थ बनते जा रहे थे और वो पानी में घुलते जा रहे थे। लेकिन तापमान इतना अधिक था अभी भी कि जीवन की उत्पत्ति संभव नहीं थी। अतः हेल्डेन ने आदि सागर के इस जल को कार्बनिक यौगिकों का गर्म सूप, हॉट सूप या पूर्वजीवी सूप, प्रीबायोटिक सूप कहा है। कि ये पानी में ये कार्बनिक यौगिक घुलते जा रहे थे, एक मिश्रण बन चुका था, लेकिन अभी भी तापमान इतना ज़्यादा था कि जीवन की उत्पत्ति संभव नहीं थी। तो धीरे धीरे फिर और तापमान की कमी आई, तो इसी में जो ये जटिल कार्बनिक पदार्थ है, इन्होंने पहला कोशिका का एक अकोशिकीय रूप बनाया था आज से 300 करोड़ साल पहले। और फिर उससे एक प्रथम प्रोकैरियोटिक कोशिका बनी और फिर यूकैरियोटिक कोशिका बन गई। तो हेल्डेन ने इस आदि सागर के जल को कार्बनिक यौगिकों का गर्म सूप कहा है। देखिए गर्म होता है तो वहाँ पर जीवन पनप नहीं सकता। तो धीरे धीरे जब इसका तापमान ठंडा हुआ तो इसी से फिर एक जीव की उत्पत्ति हुई। इसलिए इस मिश्रण को हम क्या कह रहे हैं, पूर्व जीवी सूप कह रहे हैं, यानी जीवन से पूर्व का सूप। इसी से फिर आगे चलकर जीवन का निर्माण हुआ है, जीवन का निर्माण हुआ है, जीवन की उत्पत्ति हुई है। देखिए
आदि सागरों में जल के अंदर जीवन उत्पन्न होने की संभावना लगातार बढ़ती जा रही थी, क्योंकि जीवद्रव्य के जो प्रमुख घटक थे, देखिए प्रोटीन बन चुका था पानी में, लिपिड बन चुका था, पॉलीसेकेराइड बन चुका था, न्यूक्लिक अम्ल बन चुका था। तो ये चीज़ें बन चुकी थी। अब न्यूक्लिक अम्ल मतलब डीएनए आरएनए बन चुका था, तो डीएनए आरएनए बन गया। उसके चारों ओर प्रोटीन और लिपिड की एक झिल्ली बनने वाली थी। तो एक तरह से पहली कोशिका बनने का जो मार्ग था वो प्रशस्त हो रहा था। एक जीवन की उत्पत्ति की संभावना लगातार बढ़ रही थी, और यही हुआ कि न्यूक्लिक अम्ल हो गया बीच में, और उसके चारों ओर प्रोटीन वगैरह के आवरण बन गए, और पहला एक कोशिकीय रूप बन गया। धीरे धीरे इसमें खूब बदलाव हुआ, और पहली प्रोकैरियोटिक कोशिका का निर्माण हो चुका था। तो इस तरह से ये एक रासायनिक विकास है। रासायनिक विकास में हमने ये पढ़ा था कि सबसे पहले परमाणु अवस्था में थे तत्व, फिर उन्होंने अकार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया। अकार्बनिक यौगिकों ने मिलकर सरल कार्बनिक यौगिक बनाए, और सरल कार्बनिक यौगिकों ने फिर जटिल कार्बनिक यौगिक बनाए। जटिल कार्बनिक यौगिक पानी में घुलते गए, और एक कार्बनिक यौगिकों का गर्म सूप तैयार हो गया, और इसी गर्म सूप से फिर जीवन का निर्माण हो चुका था। तो नेक्स्ट अपन इसी के एक एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, मिलर का एक्सपेरिमेंट, जो इसको साइंटिफिक तरीके से समझाने का प्रयास करता है कि क्या वास्तव में ऐसा हुआ था। तो एक मिलर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करके इसको बाकायदा सिद्ध किया था। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। थैंक यू।